इकोनॉमिक्स बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए। क्योंकि ये बड़ा रेलेवेंट है मॉडर्न फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए, और इसका आए दिन इम्पोर्टेंस हमारे डिस्कोर्स में दिख ही जाता है। इकोनॉमिक्स फॉर्म्स मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स का पार्ट। तो जो आपके अराउंड फिनोमेना हो रहा है अनरेवल, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इकोनॉमिक्स का इल्म बहुत ज़रूरी है। ये हमारे ओवरऑल एंडेवर से कैसे रिलेटेड है, वो ये कि वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द टूल्स। तो वन ऑफ द टूल्स इज़ सोशल साइंसेस, और सोशल साइंसेस के अंदर इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। मॉडर्न दुनिया में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें हाउ वुड वी गो ऑन विद आवर एंडेवर। हम इकोनॉमिक्स प्रॉपर तो नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब हम वैसे नहीं करेंगे जैसे कॉलेज और स्कूल्स में इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, दो कि उसमें और व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी उसमें काफ़ी ओवरलैप होगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक क्लासरूम स्टडीज़। हमारा मकसद है एक इकोनॉमी को समझना कि हाउ डज इकोनॉमिक्स इफेक्ट एन इकोनॉमी। उसमें हम हिंदुस्तान का एग्जाम्पल लेंगे, और क्योंकि हमारी वाबस्तगी है, लेकिन दिस कैन बी अप्लाइड टू एनी अदर कंट्री एज वेल, एनी अदर इकोनॉमी एज वेल। तो यहाँ पे हमारा इंडिया का एग्जाम्पल लेने का मकसद यही है, बिकॉज वी नो इंडियन इकोनॉमी, हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस इंडियन इकोनॉमी का है। अदरवाइज यू कैन टेक अदर इकोनॉमीज एज वेल, दिस वुड अप्लाई टू ऑल, क्योंकि हम बेसिक फंडामेंटल समझ रहे हैं। तो इफ दैट इज़ क्लियर, लेट्स डेल्व इनटू व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। बेसिक्स, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है इकोनॉमिक्स। सोशल साइंसेस का हिस्सा है, और ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन सारी चीज़ों के साथ डील करता है। अच्छा, ये जो सेशंस हैं इसके लिए मैंने बहुत सारे सोर्सेज यूज़ किए हैं, बट प्रीडोमिनेंटली वंस अगेन NCERT एंड इग्नो का जो मटेरियल है उसी को यूज़ किया गया है, बट देयर आर मोर सोर्सेज विच आई हैव यूज्ड। तो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन और गुड्स एंड सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, कैसे इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट्स अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे ताकि नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। ये सवाल उठेगा ही क्यों? ये सवाल उठता इसलिए है क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो इकोनॉमिक्स के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तब देयर इज़ नो नीड ऑफ इकोनॉमिक्स इन ए सरप्लस सोसाइटी। जहाँ पे टोटल सरप्लस है, हर चीज़ का सरप्लस है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं है। हमारी दिक्कत क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसको वांट्स ऑलमोस्ट अनलिमिटेड हैं। तो उसको अब देखना पड़ेगा कि किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें, किस चीज़ को उगाएं, क्या करना ज़रूरी है। तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस अ वेरी बेसिक थिंग कि इकोनॉमिक्स would then not be a very new thing. Humans have been producing, consuming, distributing goods and services since time immemorial. तो इकोनॉमिक्स के भी origins ancient civilizations में हमको दिखते हैं. The Greeks did it, the Romans did it, the Chinese did it. They wrote about trade, markets. They also wrote about governments का role in regulating economic activity. However, The way we understand modern economics, जो इस वक्त हम समझते हैं, ये recent phenomena है, ये 18th century का प्रोडक्ट है, and more so after the work of Adam Smith. Adam Smith बहुत मशहूर हस्ती और बहुत important philosopher. इनको father of modern economics भी कहा जाता है. Now see the link between philosophy. He was a great philosopher. इनकी एक किताब है. It's a landmark text, one of the classics in world history, The Wealth of Nations, 1776 में पब्लिश हुई थी. एडम स्मिथ ने आर्ग्यू किया कि मार्केट को छोड़ दो अपने हाल पे, मार्केट को अपने हाथ पे छोड़ दो. क्यों? क्योंकि ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन है, ये खुद इफेक्टिवली रिसोर्सेज को बांट देगी. हमारा मसला क्या है? हमारा मसला है
कि रिसोर्सेज को बांटे कैसे। एडम स्मिथ का जवाब क्या है कि छोड़ दो, मार्केट को खुद बांटेगा। कैसे बांटेगा, क्यों बांटेगा, दैट वी विल सी विद टाइम। बट लेट्स कॉन्सेंट्रेट कि एडम स्मिथ क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक इनविजिबल हैंड यहाँ पे टेक्निकल टर्म है, ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इसी के लिए कि देयर इज सम इनविजिबल फोर्स इन द मार्केट विच हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज। एडम स्मिथ का मानना था इंडिविजुअल्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट को जब फॉलो करेंगे, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट को तो सब फॉलो करेंगे, जब फ्री मार्केट में लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, वो अनइंटेंशनली मार्केट को भी, सोसाइटी को भी, उसकी भी मदद करेंगे। सो बाय फॉलोइंग योर ओन इंटरेस्ट्स यू आर इनवेरिएबली गोइंग टू एंड अप हेल्पिंग द एंटायर सोसाइटी। फिर मसला आगे बढ़ा। 19वीं सदी में रिकार्डो जैसे इकोनॉमिस्ट्स, जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे फिलोसफर्स, उन्होंने एडम स्मिथ के इन आइडियाज़ को आगे बढ़ाया और उन्होंने अपनी थेरीज़ इंटरनेशनल ट्रेड की डेवलप की, इकोनॉमिक ग्रोथ की डेवलप की, और गवर्नमेंट का क्या रोल होगा इकोनॉमिक्स में, एक इकॉनमी में गवर्नमेंट का क्या रोल है, इस पे भी इन्होंने वर्क फर्दर किया। आते आते 20वीं सदी आ गई और जो इकोनॉमिक्स है इसमें मैथमेटिक्स का रोल बढ़ने लगा और रिगरस मॉडलिंग पे मॉडल्स बनाना शुरू हुआ। सो रिगरस मॉडल्स वर मेड टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। इसी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग हुई इंटरनेशनल लेवल पे, द ग्रेट डिप्रेशन, और उसने भी इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी चैलेंज किया। और उस कंटेक्स्ट में एक और बहुत बड़ी हस्ती गुजरे, जॉन मैनार्ड केनीज। इन्होंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन को एडवोकेट किया। आप देखिए एडम स्मिथ कह रहे थे मार्केट को छोड़ दो अपने हाल पे, केन्स कह रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। अलबत्ता फ्री मार्केट को ये भी थोड़ा बहुत तो मानते ही थे, वो भी देखेंगे वक्त के साथ, लेकिन इनका फंडामेंटल पॉइंट था रिसेशन से लड़ने के लिए तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा इंटरवीन। अभी रिसेशन क्या होता है ये भी वक्त के साथ समझ आ जाएगा। एक और बहुत बड़ी हस्ती है मिल्टन फ्राइडमैन, चैंपियन दिस फ्री मार्केट इकॉनमी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा में। आज की जो इकोनॉमिक्स है जिसमें हम जी रहे हैं, इट्स ए वेरी डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, और बहुत सारे इसमें टॉपिक्स सब कॉम्प्लिकेट जैसे हर फील्ड हो गया है तो ये भी हो गया है। अब इकोनॉमिक्स को हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के नज़रिए से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल का बिहेवियर देखते हैं कि वो कैसे अपने डिसीजन मेकिंग करता है, एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी टेक द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल, उसको देखते हैं, एग्रीगेट वेरिएबल्स को हम देखते हैं, एक साथ पूरी इकोनॉमी को देखते हैं। और इसके अलावा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, जेंडर इकोनॉमिक्स, हर एक चीज़ अब ये मतलब हर एक मसला ही हमारे टाइम में कॉम्प्लिकेट हो गया, तो ये वाला मसला भी कॉम्प्लिकेट हो गया है। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 मेन ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स के। तो हमारी 12वीं के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग से और मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग से। ठीक है, हमारे जो हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, हम एक फिनोमेना इकोनॉमी जो है एज अ होल कैसे वर्क कर रही है उसको समझने के लिए, जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है उसको समझने की अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी है, तो उसमें ज़्यादा रोल मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो क्विकली माइक्रो इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं और इसका आगे शायद ही कभी डिस्कशन में आ जाए, बट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स प्रॉपर तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स को। अब ये इंडिविजुअल क्या होगा, ये इंडिविजुअल एक इंसान भी हो सकता है, एक हाउस होल्ड भी हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक सेक्टर हो सकता है, ये वैसे देखता है, एक कंज्यूमर हो सकता है, कि कैसे वो डिसीजंस लेते हैं जो इसी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को अफेक्ट करता है, कि हाउ पीपल, हाउ ए फर्म, हाउ इंडिविजुअल्स टेक डिसीजंस इन एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज। ये एग्जामिन करता है कि इंडिविजुअल्स और फर्म्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं मार्केट में, कैसे प्राइजेस डिटरमिन होते हैं, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटीज़ कितनी सप्लाई होंगी, कितनी अवेलेबल होंगी, वो डिटरमिन होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे ध्यान है। माइक्रो इकोनॉमिक्स देखती है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़
जैसे टैक्सेस होते हैं, सब्सिडीज़ होते हैं, या कैसे किस सेक्टर में वो इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, वो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को कैसे इफ़ेक्ट करता है। अब फिर से यहाँ पे इंडिविजुअल एक फ़र्द हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक हाउस होल्ड हो सकता है, एक सेक्टर हो सकता है। तो फंक्शनिंग ऑफ मार्केट में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का रोल होगा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स इससे डिफरेंट है। इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ये एग्रीगेट वेरिएबल्स को देखेगा। एग्रीगेट क्या होता है? जोड़ना चीज़ों को। वहाँ पे हमने एक इंडिविजुअल का देखा था, यहाँ पे पूरी इकोनॉमी का देखा जाएगा। पूरी इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है व्हेन गवर्नमेंट डज XYZ। तो यहाँ पे इसमें आएगा आपका जो बहुत मशहूर टर्म है, जो सबको लगभग पता ही होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको भी वक्त के साथ समझेंगे कि ये क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझा जाएगा। आपने महंगाई डायन खाए जात है गाना सुना होगा। इन्फ्लेशन इज़ ए वेरी हॉट टॉपिक अक्रॉस कंट्रीज बिकॉज इट अफेक्ट्स कॉमन मैन डायरेक्टली। तो ये क्या होता है इन्फ्लेशन? ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाएगा। ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, ये होती ही क्यों है बेरोज़गारी, और इसका कैसे इसको टैकल किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें ये इसी में देखी जा सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट को भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही देखा जाता है। कैसे ये चीज़ें व्हाट अफेक्ट्स देम, हाउ दे फ्लक्चुएट विद टाइम, व्हाट कॉजेज देम, हाउ कैन दे बी डेल्ट विद। तो ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी गवर्नमेंट पॉलिसी पे ध्यान देगा कि कैसे इकोनॉमी स्टेबलाइज रहती है, कैसे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। इन सारी चीज़ों को मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है। तो यू कैन सी ऑलरेडी इन जो टॉपिक्स मैंने लिस्ट किए कि इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे बड़े रिलेवेंट है। तो मोस्ट ऑफ द स्टडी वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स। इकोनॉमिक्स को इन दो फील्ड्स में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों है, क्या है, वो ये कि ये दोनों लगभग पूरे इकोनॉमिक्स को कवर करते हैं। दे रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिसिस, वन एट इंडिविजुअल एंड वन एट द एग्रीगेट लेवल, और दोनों के अंडरस्टैंडिंग के गोल्स डिफरेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल का बिहेवियर मार्केट में, मैक्रो इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। दोनों फील्ड इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए, इकोनॉमिक इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए दोनों फील्ड्स इंपॉर्टेंट है, माइक्रो भी और मैक्रो भी। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद कर सकती है पॉलिसी मेकर्स की इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस फॉर एग्जांपल ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी मेकर्स की मदद कर सकता है इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ये मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी क्या होता है ये भी वक्त के साथ समझेंगे। तो कहने का मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक आम इंसान को किस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए? उसको ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स की अवेयरनेस होनी चाहिए। वी वुड डेल्व इनटू इन नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स वाई मतलब वो क्या है रेलेवेंस इसकी। वी वुड ट्राई टू लुक एट दैट कॉमन मैन और इकोनॉमिक्स का इंटरफेस। अब ये दिस इज़ फ्रॉम ए गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव एज वेल। गवर्नमेंट को भी क्यों पता होनी चाहिए ये सब, इकोनॉमिक्स क्यों जानना चाहिए गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट को भी ये जिस वजह से पता होनी चाहिए वही वजह है कि इंडिविजुअल को भी ये पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स बहुत ही वाइटल रोल गवर्नेंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्ले करता है। गवर्नमेंट के जो फैसले होते हैं बहुत इससे अफेक्ट होने चाहिए एटलीस्ट। और क्योंकि वी लिव इन डेमोक्रेसीज, अब डेमोक्रेसीज में पीपल हैव टू वोट। नाउ economy and economics is one of important criteria. See, there are a lot of criteria. जैसे caste is a criteria, religion is a criteria, region is a criteria. Simply democracy itself is a criteria. Secularism is a criteria. Ideological bend is a criteria. Economics is a criteria. Performance is a criteria. Governance, outlook, ये सारी चीज़ें different criteria जब एक शख्स वोट का बटन प्रेस करता है तो ये सारी चीज़ों का सम टोटल लेकर वो फाइनली वोट करता है। किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता है, किसी चीज़ को कम देता है। इस सब में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस इज इकोनॉमिक्स। तो गवर्नमेंट भी इस वजह से इसको इग्नोर नहीं कर सकती, इंडिविजुअल्स भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। सो गवर्नमेंट डज समथिंग, इज़ दैट गुड, इज़ दैट बैड? हाउ वुड यू नो इफ़ यू डू नॉट हैव इकोनॉमिक्स का
इल्म, इकोनॉमिक्स का इल्म इसलिए ज़रूरी हो जाता है। और फ्रॉम गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव उनको कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इश्यूज़ को टैकल करना होता है, तो इस वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ द सर्विसेज ऑफ ग्रेट इकोनॉमिस्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अचानक से सप्लाई चेन्स बंद हो गई जब कोविड-19 आया, कैसे टैकल करें? मार्केट्स को बंद करना पड़ा, कैसे टैकल करें? इकोनॉमिस्ट्स हैड टू पुट देयर माइंड एट वर्क। अब अगर कोई फील्ड ऑफ स्टडी ही नहीं होता इकोनॉमिक्स, व्हाट कुड हैव बीन डन? नथिंग। सो लेट्स लुक एट अ फ्यू रीजंस why one should know economics. First is resource allocation. ये हमने देखा कि ये फंडामेंटल मुद्दा ही है जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। करना ही क्यों था इकोनॉमिक्स? We don't study everything under the sky, but why do we have to study economics? Because resource allocation यही हमारा फंडामेंटल मसला था। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमको उन्हें यूज़ करना चाहिए मोस्ट एफिशिएंटली। तो मोस्ट एफिशिएंटली अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। पहले गोल क्या होगा? व्हाट शुड बी द गोल? से फॉर एग्जांपल एन इकोनॉमी टेक्स डिसीजन, नो वी हैव टू बिल्ड आर्मी, बट फॉर बिल्डिंग दैट डिफेंसेस एटसेट्रा बिल्ड करने के लिए मे बी यू वुड नॉट बी एबल टू गिव योर चिल्ड्रन एजुकेशन और गुड एजुकेशन, या हेल्थ सर्विसेज में आप नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये फैसला करना है ना। सो बेस्ड अपॉन इकोनॉमी का भी, इकोनॉमिक्स का भी उसमें एक रोल है, ये गोल कैसे फिक्स होगा। सिमिलरली उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे एफिशिएंट रास्ता कैसे, क्या होगा, वो रास्ता भी देखने के लिए ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स का इल्म हो। देखिए, गवर्नमेंट के लिए भी ये क्लियर है कि उनको क्यों पता होना चाहिए और इंडिविजुअल्स को क्यों पता होना चाहिए, सो दैट वंस दे वोट, व्हेन दे वोट, they should be knowing whether government adopted the most efficient way or not. So this is where public scrutiny comes in when elections come in. So economics provides the tools and concepts for understanding how resources are allocated in an economy, how policies can be designed, and from an individual's perspective, how the policies were designed. When any policy comes up, the individual should be in a position to understand कि economic policy जो adopt की गई, ये अच्छी पॉलिसी है, बुरी पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें। तो इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू एंश्योर रिसोर्सेज और जो सर्विसेज है वो एलोकेट हो प्रॉपरली, और इंडिविजुअल्स को भी इससे गवर्नेंस को परख सकते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन आप देख सकते हैं कि ये रिलेवेंट ही है रिसोर्स एलोकेशन से, बिकॉज रिसोर्स एलोकेशन होगा कैसे? पॉलिसी फॉर्मुलेशन से। सो इकोनॉमिक थियरी, एम्पिरिकल रिसर्च, ये पॉलिसी को बनाएंगे कैसे? डेटा ड्रिवन। अदरवाइज आप ऐसे ही गैस करें, ज़रा ये ट्राई कर लेते, थोड़ा सा नमक डालते हैं, थोड़ी सी मिर्च डालते, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं इकोनॉमिक्स में नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे रियल लाइव्स आर एट स्टेक। तो इफ़ इट इज़ डेटा ड्रिवन, इफ़ इट इज़ एविडेंस बेस्ड, तो देयर आर लाइकली यू आर गोइंग टू फॉर्म गुड पॉलिसीज। एंड फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव, द इंडिविजुअल वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अ गुड पॉलिसी. He would be able to differentiate between a bad policy and a good policy. Informed citizenry सबसे important pillar है किसी भी अच्छी democracy का. One of the fundamental criticisms of democracy, and democracy is not a new phenomenon. People think it's a new phenomenon. No, it is like age old. जब से बाकी forms of government है, तब से democracy भी है. Ancient Greeks practiced a form of democracy, and one of the scathing critiques of democracy were the great Greek trinity. Socrates, Plato, Aristotle, तीनों नापसंद करते थे डेमोक्रेसी को। तो डेमोक्रेसी का फंडामेंटल क्रिटिसिज्म उस टाइम पे भी यही था कि कैसे हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मनमोहन सिंह जी, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट। अब मतलब कहाँ राजा वोट, कहाँ गंगू तेली। अब जैसे मैं जाऊँगा वोट देने के लिए, अगर इकोनॉमिक्स इज द ओनली क्राइटेरिया, हिज वोट एंड माई वोट आर सेम, so how can that be? This is one of these classical criticisms of democracy. It levels everyone, but at the same time you can understand इसकी वजह से कि citizenry का informed होना कितना ज़रूरी है, and economics is one of those things. Then policy में ही हम एक और चीज़ देख सकते हैं, fiscal और monetary policy. इसको हम डिटेल में समझेंगे ये क्या होता है fiscal policy और monetary policy. ये मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में नेसेसरी है। इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए ये दोनों पॉलिसीज़ काम आती हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी को डायरेक्शन देने के लिए ये दोनों पॉलिसीज़ काम आ जाती हैं।
तो ये दोनों पॉलिसी कैसी होंगी, जैसे टैक्सेस बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए। तो ये तो आप जैसे फॉर एग्जांपल बोलेंगे सुपरफिशियली टैक्स बढ़ाने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो अच्छी बात है। तो लेकिन टर्न्स आउट अगर टैक्स से फॉर एग्जांपल 100% रखें, तो वुड यू इवन बी विलिंग टू परचेज ये प्रोड्यूस एनीथिंग? यू वुड नॉट बी विलिंग टू प्रोड्यूस एनीथिंग। वाई? 100 रुपये का प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया, 100 के 100 गवर्नमेंट ने लिए, तो आप काम ही क्यों करोगे? सो टर्न्स आउट इफ यू रेज टैक्सेस आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट, प्रोडक्शन फॉल्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो ऑप्टिमम रेवेन्यू किस पॉइंट पे होगा, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वो देखना पड़ेगा। सो देयर इज अ बार्गेन बिटवीन द टू थिंग्स, प्रोडक्शन एंड गवर्नमेंट रेवेन्यूज। फिस्कल पॉलिसी देखती है इस चीज़ को, ऐसी ही मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये दोनों इकोनॉमिक्स ही गवर्न करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी आप इस वक्त ऐसे समझ सकते हो कि हाउ मच करेंसी शुड बी देयर इन द मार्केट। आपने बचपन में ज़रूर ये सवाल पूछा होगा, गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रिंट करती करेंसी? प्रिंट कर लेती, सबको दे देती, मसला ख़त्म, गरीबी ख़त्म। लेकिन टर्न्स आउट उसमें भी अपने मसाइल है। इफ़ गवर्नमेंट प्रिंट्स मोर मनी देन which surpasses the level of goods and services in the market, then it turns out that goods and services start, उनके cost बढ़ना शुरू हो जाता है। So more money you print, more inflation, कोई फ़ायदा नहीं होता और ज़्यादा पैसा प्रिंट करने का। तो ये मसले हैं। ऐसे ही पब्लिक फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़, एक्सपेंडिचर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। Who checks public finances? गवर्नमेंट में कौन चेक करता है पब्लिक फाइनेंसेस? गवर्नमेंट ने पैसे का किया क्या फाइनली, ये कौन चेक करता है? दो बॉडीज चेक करती हैं, एक लोकसभा और एक कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल। लोकसभा कैसे? बिकॉज इट हैज़ ए चेक ऑन पब्लिक पर्स, बिकॉज एवरी बजट दैट द गवर्नमेंट कम्स अप विद, इट हैज़ टू बी पास्ड बाय द लोकसभा। राज्यसभा का बहुत कम रोल है। अब तो लोकसभा मीन्स पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल कैन चेक के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल, उसमें से कितना पैसा जा रहा है, तो पीपल्स हाउस वुड चेक इट और वो अलाउ करेगा तभी होगा। सो विदाउट लोकसभा अप्रूवल नॉट इवन ए सिंगल पेनी कैन बी स्पेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स कंसोलिडेटेड, इंडियाज कंसोलिडेटेड फंड। नाउ वंस द लोकसभा हैज़ अप्रूव्ड इट, हु वुड चेक कि वैसे ही खर्चा हुआ जैसे कहा गया है, कोई घोटाला, कोई चोरी, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ है? Who would check that? Comptroller and Auditor General is an office, very important office. B.R. Ambedkar calls it the very most important office under Indian Constitution, क्योंकि वही चेक करेगा पूरे इसको, पैसे वगैरह को। Now these are two very important things that are being done. मतलब ऐसे ही नहीं कहा कि one of the most important offices, कुछ ना कुछ तो important काम होगा। वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, वो रिपोर्ट टेबल होती है पार्लियामेंट में। तो उस रिपोर्ट को आप समझेंगे कैसे जब तक आपको पता ना हो? हाउ वुड यू बी एबल टू चेक ऑन द गवर्नमेंट इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि उनकी जो फिस्कल पॉलिसी है वो सही है कि नहीं है? सो कॉमन मैन नीड्स टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, नॉट इन द ग्रेट डिटेल बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसको। देन रेगुलेशन एंड कंपटीशन पॉलिसी, ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, किस कंट्री के साथ ट्रेड करें, किसके साथ नहीं करें, किसको फेवरेबल टर्म्स रखें, किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, किसके साथ ट्रेड ही ना करें, ये सारी फैसले। व्हाट इज़ गुड इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ बैड इकोनॉमिक्स, व्हाट शुड इंडिया हैव जॉइंड RCEP, शुड इंडिया अलाइन विद अ पर्टिकुलर कंट्री, शुड इंडिया ट्रेड विद पाकिस्तान, शुड इंडिया डाइवर्सिफाई इट्स बास्केट ऑफ ट्रेड। ये सारे सवाल कि ऑयल डिपेंडेंस को कैसे, ये तमाम मुल्कों के अपने अपने सवाल होते हैं। वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया हेयर। तो ये तमाम चीज़ों को समझने के लिए, और इसके इंटरनेशनल डायनामिक्स भी हैं, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स भी हैं, ये तमाम चीज़ों का इकोनॉमिक डायनामिक्स समझना बड़ा ज़रूरी है मॉडर्न मैन के लिए। इन समरी, अगर हम इस बात को अब समराइज़ करें, जो इकोनॉमिक्स है ये बड़ा क्रूशल डिसिप्लिन है मॉडर्न दुनिया में, both from governance and public administration perspective and from an individual's perspective. गवर्नमेंट, सिविल सर्वेंट्स एट्सेट्रा जिनकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग और इकोनॉमिक्स पे अच्छा होल्ड हो, वो अच्छे से डिज़ाइन कर पाएंगे, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे पॉलिसीज़ को। और कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट सही से हुई, पॉलिसी खुद में सही थी कि नहीं, ये जज करने के लिए इंडिविजुअल के पास इकोनॉमिक्स का इल्म होना नेसेसरी है।
तो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि इकोनॉमिक्स, वाई इकोनॉमिक्स. लेट्स talk about a few concepts as well as we are talking about economics. The fundamental term जो economics में आएगी वो economy है, because जब हम economics में समझने किसको हम चाह रहे हैं, हम किसी economy को समझना चाह रहे हैं. अब economy हम common parlance में तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन technically इस term का मतलब क्या है? एक region जिसकी well defined set of rules और established institutions हो, जो उन rules को implement करे, उसको हम इकॉनमी बोलेंगे. सो इंडिया वुड बी एन इकॉनमी, चाइना वुड बी एन इकॉनमी, यूएस वुड बी एन इकॉनमी, फ्रांस वुड बी एन इकॉनमी, ईरान, अफगानिस्तान, दीज आर ऑल इकॉनमीज. एंड देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, किस चीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले? मैं ख्यालों में डूबा हूँ इस वक्त, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? मैंने पोइम लिखी, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ेगी ना. इकोनॉमिक्स स्टडी किस चीज़ को करेगा? तो वो एक्टिविटीज़ जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती हैं और वैल्यू को क्रिएट करती है, दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. वैल्यू को क्रिएट करना, ये क्या होता है? इसको समझने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल देता हूँ मैं. टर्न्स आउट, जब एप्पल्स प्रोड्यूस होते हैं, सारे एप्पल सेम साइज़ के नहीं होते, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं. अब जब इसको सॉर्ट करते हैं, व्हेन यू सॉर्ट द एप्पल्स बाय साइज, आफ्टर सॉर्टिंग the rates of apples increase, क्योंकि अब उसमें छोटा बड़ा नहीं होगा. जैसे अखरोट की गिरी होती है, अखरोट की गिरी को जब हम हमारे सामने रखी हुई है, अब अगर हम इसको प्रॉपर्ली सॉर्ट करें, टूटी हुई गिरी को अलग करें और जो साबुत है उसको अलग करें, साबुत वाली का रेट बढ़ जाएगा, अदरवाइज है तो गिरी. लेकिन आपने कुछ वो वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी समझना आसान है जिसमें बिल्कुल नया कुछ प्रोड्यूस हो रहा है. यहाँ पे तो कुछ नया प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा. यहाँ पे सिंपल सॉर्टिंग हो रही है, लेकिन सॉर्टिंग से ही वैल्यू क्रिएट होगी. तो दिस इज़ कॉल्ड क्रिएशन ऑफ वैल्यू. वक्त के साथ ये भी समझेंगे. आपने एक टर्म याद होगी, वैल्यू एडेड टैक्स, वो भी इसी कंसेप्ट के साथ रिलेटेड है. सो व्हाट वुड बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? एनीथिंग, एनी एक्टिविटी विच यूटिलाइजेस रिसोर्सेज क्रिएट्स वैल्यू. क्या क्या होगा इसमें? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड, इन तमाम चीज़ों में ये काम होता ही है. सो वी कैन ऑल्सो से इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. एक और चीज़ इसी कंटेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट है समझना, वो है किसी भी इकॉनमी का आउटपुट. हम देखते हैं हाउ आर इकोनॉमी इज डूइंग, उसको परखने का एक तरीका है कि उनका आउटपुट क्या है. आप जॉब करते हैं तो 6 एम्प्लॉइज़ है, 10 एम्प्लॉइज़ हैं, तो कौन कितना अच्छा काम कर रहा है वो कैसे हम जज करते हैं? किसका कितना आउटपुट है? अब एक शख्स है, शाकिर है, दिन में 10 केसेस हैंडल करता है. एक और शख्स है, शारिक, वो 5 ही केसेस हैंडल करता है. सो विच वन इज़ बेटर? वी वुड से 10 वाला. सिमिलरली 3 दिन का टैट है, लेकिन शाकिर एंड्स एवरी केस विद इन 1.5 days. 2.5 days में शारिक करता है. बेटर केस, बेटर एम्प्लॉई. सो वी सी पीपल्स आउटपुट, जिसका आउटपुट बेहतर, जिसका आउटपुट ज़्यादा, हम उसको बोलेंगे बेहतर एम्प्लॉय. वैसे ही इकॉनमीज़ को भी हम कंपेयर करते हैं. वन ऑफ द वेज, देयर आर मेनी वेज, वन ऑफ द वेज इज़ आउटपुट. कि इकॉनमी कितना आउटपुट दे रही है, उस हिसाब से हम जज कर देंगे ये अच्छी इकॉनमी है, ये स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, ये बड़ी इकॉनमी है, ये छोटी इकॉनमी है. देयर आर मेनी मोर थिंग्स, बट आउटपुट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल, and we need to understand it. So output of an economy is aggregation, sum total of monetary value of all the goods and services produced in that economy in a given period of time. एक साल में एक इकॉनमी में कितनी कॉपियाँ, कितने पेन, कितने बिरयानियाँ, कितने अखरोट, कितने ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कितने लैपटॉप, कितने फ़ोन, ये तमाम चीज़ें जब सम करेंगे इनकी वैल्यू को, तो वो आएगी ना रुपीज़ में, डॉलर्स में, जिस कंट्री की जो करेंसी है उसमें आएगी. सम टोटल $1,00,000. $1,00,000 इस इकॉनमी का आउटपुट है. अब इसमें कुछ एक चीज़ें, कुछ एक कैवेट्स हैं जिनका ध्यान रखना है कि आउटपुट वुड ओनली इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. क्यों?
ताकि हम डबल अकाउंटिंग ना करें, डबल काउंटिंग ना करें। मतलब कहने का कि जब आप से फॉर एग्जांपल पेन की वैल्यू 10 रुपये है, अब उससे पहले किसी ने प्लास्टिक भी तो बेचा होगा जो इस पेन को की कैप बनाने का काम आया, तो वो प्लास्टिक 1 रुपये का बिका था। लेकिन अंडरस्टैंड, व्हेन यू आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ पेन, द वैल्यू ऑफ द कैप इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, राइट। जो पेन 10 रुपये में बिका उसके अंदर तो इंक्लूडेड है कॉस्ट कैप का, तो इसीलिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को देखा जाता है। दूसरी चीज़, सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज को उसको भी हम इग्नोर करते हैं आउटपुट देखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक बार हमने अकाउंट कर लिया था जब वो प्रोड्यूस हुआ था नया, उसको दोबारा बेचने से इकॉनमी का आउटपुट तो नहीं बढ़ा। जैसे मिसाल के तौर पे एक इकॉनमी एक पेन प्रोड्यूस करती है, एक पेन की वैल्यू है 10 रुपये। अब ये पेन 2 दिन यूज़ करने के बाद किसी बंदे ने किसी और को बेचा, उसने 8 रुपये का बेचा, तो नया पेन तो इकॉनमी में प्रोड्यूस हुआ नहीं। अगर हम कंसिडर करें कि एक और पेन उस वक्त प्रोड्यूस हुआ था और ये बेचा तो 18 रुपये आउटपुट है, बट दैट्स नॉट राइट। असली में तो एक ही पेन निकला है। तो इस वजह से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ फ्रेश प्रोडक्शन को कंसिडरेशन में लिया जाए। अब आपने सुना होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसलिए हमारे लिए ये भी ज़रूरी है समझना ये डोमेस्टिक किसको कहते हैं। डोमेस्टिक आउटपुट में आता क्या क्या है। डोमेस्टिक आउटपुट में मॉनेटरी वैल्यू तमाम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हुई और जो रेंडर की उन इंडिविजुअल्स ने, उस प्राइवेट सेक्टर ने, उस पब्लिक सेक्टर ने, उन फॉरेन कंपनीज ने जो विद इन जियोग्राफिक बाउंड्री है उस कंट्री के, उसके बाहर नहीं है वो उसकी जियोग्राफिक बाउंड्री के अंदर, चाहे फिर वो फॉरेन कंपनी ही क्यों ना हो, वो सारा देखा जाएगा। तो इसमें अच्छा 2 टर्म्स आ रही हैं बार बार, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। आपने जीएसटी के बाद तो ये और भी मशहूर हो गई टर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स टेंजिबल होते हैं, देख सकते हैं आप उनको, छू सकते हैं आप उनको। सर्विसेज नहीं होती टेंजिबल, ये इनटेंजिबल कमोडिटीज़ हैं। जैसे कोई सर्विस मान लीजिए टीचिंग सर्विस को तो आप नहीं छू सकते, एक सर्विस है जो प्रोवाइड की जाती है। अब फ़ोन यू कैन सी, फ़ोन यू कैन टच, टीचिंग सर्विस को ऐसे टच नहीं किया जा सकता, तो इंटेंजिबल माना जाता है। तो इस सब में एक टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है देखने के लिए कि कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ इकॉनमी में। सो यूजुअली आपने देखा होगा फाइनेंशियल ईयर जो होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसमें कोई ऐसा कोई 30 ये नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको चेंज करने की भी बातें की जाती है अक्सर। काफ़ी सारी जगहों के हैं भी 1 जैन से 31 दिसंबर तक, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यही डेट क्यों, तो कर सकते हैं चेंज भी, इसको कोई बड़ा मसला नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज को भी हम बहुत तरीक़ों से देख सकते हैं, बट वन ऑफ द फंडामेंटल वेज ऑफ लुकिंग एट गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कि इनको हम डिवाइड करें कुछ एक ग्रुप्स में जो इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं। जैसे कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, दीज आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज जो एक हाउस होल्ड यूज़ करता है। घर, जैसे आप दूध लाए, चाय बनाई, घर पे पी, मिल्क क्या हो गया इस केस में कंज्यूमर गुड। फ़ोन लाया, अनबॉक्स किया, सिम डाला, यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन क्या हो गया कंज्यूमर गुड इस केस में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि इस केस में, क्योंकि किसी और केस में यही सारी चीज़ें कुछ और भी हो सकती है। जैसे कैपिटल गुड, वी टॉक्ड अबाउट कंज्यूमर गुड, लेट्स लुक एट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनको फर्दर यूज़ किया जाता है और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पे आप घर मिक्सर लाते हैं, घर में मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूमर गुड हो गया। लेकिन रिंकू जूस वाला भी तो लाता है मिक्सर और जूसर, उसके लिए ये कंज्यूमर गुड नहीं हुआ, अब उसके लिए कैपिटल गुड हुआ। क्यों? क्योंकि ही इज़ यूजिंग द मिक्सर एंड जूसर फॉर व्हाट पर्पस? टू क्रिएट फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज, विच इज़ जूस इन दिस केस, एंड he would be using this juicer over a period of time. This for him is a capital good. And you also have heard the term called investment.
एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. कैपिटल गुड्स में बढ़ाना, दैट्स इन्वेस्टमेंट. अच्छा, आप संतरा तो आप भी लेते हो, आपके लिए हो गया कंज्यूमर गुड जो आप घर पे संतरा खाते हो. लेकिन संतरा ये रिंकू जूस वाला भी लेगा तो उसके लिए क्या कैपिटल गुड है? कैपिटल गुड उसका सुजाता वाला मिक्सर था, सुजाता वाला जूसर था, क्योंकि वो जूसर तो रहेगा. संतरा खुद ख़त्म हो जाएगा. जब वो संतरे का जूस निकालेगा, संतरा इज गॉन, जूस रिमेन्स. सो इज संतरा ए कैपिटल गुड? कैपिटल गुड की डेफिनेशन में भी नहीं गिर रहा. इज इट अ कंज्यूमर गुड? उसमें भी नहीं गिर रहा, बिकॉज इट्स यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू. सो देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज. So what are these? These are used for further production of goods and services, but these themselves get exhausted in the process. The santara, the juicer is capital good. Juicer and santara both, if you buy for home, are consumer goods. Now why do we need to know this? Why do we need to know all of this? हमें इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है पॉलिटिकली कंज्यूमर गुड्स की. कंज्यूमर गुड्स की इन्फ्लेशन क्यों? क्योंकि कॉमन मैन को अफेक्ट करता है. कॉमन मैन को अफेक्ट करता है. इस वजह से बड़ा ज़रूरी है कि हम उन गुड्स को सेपरेटली देखें. तो इसलिए आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डील्स विद दैट. अच्छा, एक और कंसेप्ट अभी भी इस्तेमाल हुआ, विद इन द टेरिटरी. विद इन द टेरिटरी भी किसको कहेंगे? विद इन टेरिटरी में बहुत कुछ आता है. विद इन टेरिटरी लैंड एंड सी बाउंड्रीज, तो पहले जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके अंदर जितना भी है, सी बाउंड्री भी होती है. यूएन क्लॉस एक ट्रीटी है, उसके अंडर डिफाइंड है कि समंदर में कितना एरिया आपका है, 12 नॉटिकल माइल्स तक. इसके अलावा आपके एयरक्राफ्ट्स हैं, आपके शिप्स हैं जो आपकी कंट्री के बाहर भी जाते हैं, तो बाहर गए तो किसी और के हो गए नहीं, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी ही माना जाएगा. ऐसे ऑयल प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑयल रिग्स हैं, गैस रिग्स हैं जो बाहर काम करती हैं, लेकिन आपके मुल्क के रेजिडेंट्स कर रहे हैं उसको इस्तेमाल, वो भी इसी में इंक्लूड होगा. ऐसे ही आपकी एम्बेसी है, आपके कॉन्सुलेट्स हैं जो उनको भी ट्रीट किया जाता है, ये वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी ही है. हम यहाँ पे इसको मुकम्मल करते हैं. हम इंशाल्लाह अगली बार जीडीपी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे. So if you have anything to ask, Ed, say, or whatever, तो आप you can ask now. हाँ, तो जो लाइक कंट्री के रेजिडेंट्स होते हैं ना, सो बाहर, तो डज दैट इंक्लूड इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट? आप बताओ. अभी हमने डेफिनेशन देखा, इस डेफिनेशन के हिसाब से नो, दैट्स नॉट डोमेस्टिक. वो किसी और इकॉनमी में प्रोड्यूस कर रहे हैं. क्या कहाँ आ रहा है? फिर उसका अलग होता है ना आगे जाके. क्या अलग होता है आगे जाके? ये इसकी एक अलग टर्म यूज. हाँ, नेशनल प्रोडक्ट. वो नेशनल है तो नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा. डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, डोमेस्टिक में आपकी इकॉनमी के अंदर. आप देखिए क्यों ये ज़रूरी है इसको डिवाइड करना है. ऐसे पता चला आपकी इकॉनमी बड़ी छोटी इकॉनमी है, छोटा मुल्क है, 1000-10,000 लोग रहते हैं, उसमें से 8,000 दूसरी इकॉनमी में काम करते हैं, से डेनमार्क में काम करते हैं. आपका रिमोट आइलैंड है एक छोटा सा, वो डेनमार्क में बड़ा बूम है, बहुत वहाँ पे बिजनेसेस आसमान पे चल रहे हैं. तो ऑल ऑफ ए सडन अगर हम इसको इंक्लूड करने लगे डोमेस्टिक इकॉनमी में, तो आपकी इकॉनमी दिखाएगा कि आसमान पे चढ़ रही है, जबकि आपकी इकॉनमी में एक सड़क नहीं है, एक पुल नहीं है, ठीक, वहाँ लोगों के पास खाने को नहीं होगा. तो दैट्स व्हाई वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल. सो दैट वुड बी नेशनल बिकॉज दे आर नेशनल्स ऑफ योर कंट्री, तो वो उसमें इंक्लूड होंगे. वील सी दैट जब हम जीडीपी एटसेट्रा देखेंगे. एनीथिंग एल्स? चले, ऑन दैट नोट विल कंक्लूड.